हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का इजी लर्निंग में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम हिंदी की 5th क्लास करेंगे, जिसमें इससे पहले मैंने आपको 4 क्लास कराई थी, जिसमें हमने 4th क्लास में बताया था ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के भेद। तो ओष्ठ आकृति के आधार पर मैंने आपको 2 भेद बताए थे। एक वृत्ताकार वृत्ताकार स्वर बताया था और एक अवृत्ताकार स्वर बताया था। और उसके बाद हमने अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर इन सब के बारे में देखा था। और मुख्याकृत के आधार पर स्वर के 4 भेद, इसके बारे में बताया था। संवृत्त स्वर, विवृत्त स्वर, ये सब बताया हुआ था। और अर्ध संवृत्त और अर्ध विवृत्त, इसके बारे में मैंने आपको प्रॉपर वे में बता दिया था। और व्यंजन क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया था। व्यंजन के प्रकार बता दिया था। और इसके बाद मैंने आपको कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के बारे में भी प्रॉपर वे में अच्छी तरह से बता दिया था। आई होप आपको ये सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे। आज हम 5th क्लास देखेंगे। इसमें देखेंगे कि क्या क्या है, ठीक। और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए, वरना आपको बहुत आगे दिक्कत होगी। और सीरियल से टॉपिक वाइज नोट बनाते चलिए, सीरियल से क्लास देखते चलिए। एक भी क्लास मिस नहीं करना। अगर कोई भी क्लास मिस कर दोगे तो आगे आपको मतलब कि समझने में कठिनाई होगी, चीज़ अच्छी तरह से समझ में नहीं आएंगी। इसलिए टॉपिक बाय टॉपिक और क्लास बाय क्लास करते चलिएगा, ठीक। आज जो हम देखेंगे, हमने कहाँ तक कर लिया था, संयुक्त नहीं, हमने अंतःस्थित व्यंजन तक किया था। आगे आज हम देखेंगे ऊष्म व्यंजन। क्या देखेंगे? ऊष्म व्यंजन, ठीक। देखिए यहाँ से यहाँ से क्वेश्चन 2016, 2017, 2015 में पूछा गया है। तो इसे आप लोग वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझ सकते हो। तो और ये मतलब कि इस चैप्टर से वेरी शॉर्ट सभी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को बिल्कुल भी लापरवाही में ना लेना, सीरियस होकर लेना। और अच्छे से इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करना, जिससे इसमें कम से कम 7-8 क्वेश्चन इस चैप्टर से तो आएंगे ही। अगर इस चैप्टर को मिस कर दोगे तो आपके नंबर कम हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करना, अच्छे से पढ़ना, ठीक। तो आगे हम देखेंगे ऊष्म व्यंजन क्या है। तो ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुख के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी पैदा करे। मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन वर्णों को बोलते समय हवा जो है वो हमारे मुख के विभिन्न भागों से टकराए। मुख के मतलब विभिन्न भाग, जैसे कि दांत है, जीभ है, इन भागों से टकराए और सांस और साथ में गर्मी पैदा कर दे, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म मीन्स गर्मी, ठीक। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा रगड़ते हुए मुख से धीरे धीरे बाहर निकलती है। मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में हवा रगड़ते हुए मुख से धीरे धीरे बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक। ऊष्म व्यंजन का मतलब है कि जिन वर्णों के उच्चारण करते समय जो
हवा मुख के विभिन्न अंग मतलब मुख के विभिन्न अवयव कौन है, जैसे कि मुख में जीभ होती है, दांत होते हैं, इनसे मतलब टकराती हुई और साथ ही गर्मी पैदा कर दे उन्हें ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब होता है गर्म। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा रगड़ते हुए मुख से धीरे धीरे बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, जैसे जैसे सा, ये कौन सा सा है, शरीफा वाला। खा, कटकोण वाला सा हा। ठीक, ये 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे है संयुक्त व्यंजन। आगे संयुक्त व्यंजन। ठीक, संयुक्त व्यंजन में देखिए कह रहा है दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो दो व्यंजन के वर्णों से मतलब वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं, मतलब जो वर्ण बनते हैं, वर्ण मीन्स वर्ण और शब्द तो आप लोग अच्छी तरह से जानते ही होंगे। वर्ण मतलब जैसे कि का है, खा है, गा है, इन्हें वर्ण कहते हैं। और वर्णों के मेल से मतलब जब कोई वर्णों के मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम शब्द कहते हैं, जैसे कि कमल का, धन, माँ, धन, ला, जैसे कमल, तो ये एक शब्द बन गया। ठीक, तो वही है दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक, जैसे का, धन, खटकोण। ठीक, तो ये बन जाएगा छा, मतलब कि छा छतरी बन जाएगी। ठीक, उसके बाद ता प्लस रा, ता प्लस रा, ये बन जाएगा त्रा। फिर उसके बाद है जा प्लस इया, तो ये बन जाएगा ज्ञा। फिर है सा प्लस रा, ये बन जाएगा स्रा। ठीक, आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। ठीक, और जहाँ भी कुछ भी दिक्कत पड़े तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, आगे है आयोग वाह। आयोग वाह, तो आयोग वाह हमारा होता है एक प्रकार चिन्ह होते हैं जिनका प्रयोग वर्णों के साथ किया जाता है। एक प्रकार का जो आयोग वाह होता है ये एक प्रकार का चिन्ह होता है जिनका प्रयोग वर्णों के साथ किया जाता है। ठीक, वर्णों के साथ किया जाता है, जैसे अंक, आहा, ये हमारे क्या है, आयोग वाह है। ठीक, आगे देखिए नोट्स। आगे नोट्स में कह रहा है वर्णमाला तथा महेश्वर सूत्र में न पढ़े जाने के कारण ये आयोग वाह कहलाते हैं। मतलब वर्णमाला तथा महेश्वर सूत्र में जो नहीं पढ़े जाते, मतलब जो न पढ़े जाने के कारण थे वह आयोग वाह कहलाते हैं। ठीक, आगे है वर्णमाला में पढ़े हुए वर्णों के अतिरिक्त चार वर्ण भी हैं। देखिए कौन कौन से हैं। फर्स्ट है अनुस्वार, दूसरा है विसर्ग, तीसरा है जिह्वामूली, चौथा है उपमध्यनी। ठीक, उपमध्यनी। तो देखिए अनुस्वार एक होता है जैसे कि अंग। ठीक, इसका उच्चारण स्थान नासिक, नाक है, मतलब का इसका जो उच्चारण स्थान है, मतलब इसका जो उच्चारण हम इसे
नाक के माध्यम से करते हैं, चाहे मतलब कि जैसे बोल के देखिए अंग अंग, ठीक। तो ये क्या है, हम इसे नाक के द्वारा बोलते हैं, ठीक। उसके बाद है विसर्ग। आहा, इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसका जो उच्चारण स्थान होता है ये कंठ के माध्यम से करते हैं, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारा कुछ क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक। आगे देखिए, आगे है जिन्ना मूली, ठीक। जिन्ना मूली, ये जो चिन्ह है ये विसर्ग है। उसके बाद का, फिर ये चिन्ह है, फिर खा, कह रहा है का खा के पहले जो आधे विसर्ग, मतलब आधे विसर्ग के समान लिखा हो, आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है, उसे जिन्ना मूली वर्ण कहते हैं। ये जो चिन्ह आप देख रहे हो इसे, ये जिन्ना मूली का चिन्ह है, ठीक। का मखा के पहले जो आधे विसर्ग के समान लिखा होता है उसे जिन्ना मूली वर्ण कहते हैं, ठीक। आगे है, आगे है उपध्यानी। आगे है उपध्यानी, ठीक। ये देखो चिन्ह फिर यहाँ पे दिया। उसके बाद पा कामा विसर्ग कामा फा, ठीक। कह रहा है पा कामा फा के पहले जो आधे विसर्ग के समान लिखे होते हैं, पा कामा फा के पहले जो आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है उसे उपध्यानी वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उपध्यानी वर्ण कहते हैं, ठीक। उसके बाद है उच्छिप्त व्यंजन। क्या है? उच्छिप्त व्यंजन, ठीक। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर बनेंगे। इसे देखिए 2018 में ये आया हुआ है, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा। ये कह रहा उच्छिप्त व्यंजन, जैसे कि फेंकना। उच्छिप्त मीन्स उछालना, फेंकना या उछालना होता है। उच्छिप्त मीन्स फेंकना या उछालना होता है। ये दो, मतलब कि ये दो होते हैं, जैसे कि डा अड़ा, ठीक। उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग शब्द के बीच में या अंत में होता है। जो हमारा उच्छिप्त व्यंजन है ये या तो शब्द के बीच में होगा या तो शब्द के अंत में इसका प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे सड़क, डंडा, पढ़ना। तो आप लोग देखिए इसमें सभी में या तो बीच में इसका प्रयोग किया गया है या फिर लास्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। इन्हें द्विगुण या द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें मतलब कि द्विगुण या द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, ठीक। आगे है द्वैत व्यंजन। द्वैत व्यंजन वे सभी व्यंजन जो दो समान व्यंजनों के सहयोग से बनते हैं। वे सभी व्यंजन जो दो समान व्यंजनों के सहयोग से बनते हैं उन्हें द्वैत व्यंजन कहते हैं। जो मतलब आपस में दोनों के मेल से बनते हैं उन्हें हम द्वैत समान व्यंजन कहते हैं। जैसे बच्चा, दिल्ली, शक्कर, चक्कर, बिल्ली, ठीक। ये जो हमारे एग्जाम्पल के तौर पे हमने आप लोगों को बताया है, ठीक। आगे है व्यंजन के
मतलब व्यंजन के वर्गों के उच्चारण के स्थान, व्यंजन के वर्गों के उच्चारण के स्थान। देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है 2000 ये जो आपका क्वेश्चन है ये 2017 2018 में पूछा गया है। ठीक, 2017 2018 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे मैंने आपको इससे पहले जो क्लास कराई थी, मैंने यहाँ मतलब इसके पहले जो क्लास कराई थी मैंने आपको ये सब सारा कुछ बताया था। कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, मतलब जो कंठ के माध्यम से बोला जाए। का वर्ग कंठ के माध्यम से बोला जाता है, चा वर्ग तालु के माध्यम से बोला जाता है, टा वर्ग मूर्धा के माध्यम से बोला जाता है, ता वर्ग दंत के माध्यम से बोला जाता है और पा वर्ग ओष्ठ के माध्यम से बोला जाता है। तो मैंने आपको इसके पहले जो क्लास कराई थी सारा कुछ इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। ये जो है ये मतलब ये नया है कुछ, तो आज इसके बारे में देखिए। जैसे कि कंठ, कंठ जैसे आ, हा और ये विसर्ग। ठीक, ये हमारे ये भी कंठ के माध्यम से बोले जाते हैं। या मतलब रा, या, सा, ये जो है हमारे ये तालु के माध्यम से बोले जाते हैं। री, रा, सा, ये मूर्धा के माध्यम से बोले जाते हैं। ला, ला, सा, ये जो है ये दंत के माध्यम से बोले जाते हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये जो है ओष्ठ के माध्यम से बोले जाते हैं। ठीक, आगे है नोट्स, आगे नोट्स देखिए। आगे नोट्स में कहा जाता है वा, जो हमारा वा है मतलब वा वकील, उसे दंत प्लस ओठ मतलब दंत प्लस ओष्ठ दोनों की सहायता से हम लोग बोलते हैं। ठीक, और जो ए है इसे हम कंठ और तालु मतलब ये जो गले, कंठ मीन्स गला ये जो होती है ना, तालु मीन्स जीभ, इसे हम कंठ और ताल दोनों की सहायता से बोलते हैं। ठीक, ओ औ ये जो होता है कंठ और ओष्ठ मतलब ओठ दोनों की सहायता से बोलते हैं। ठीक है, और जो अड़ा, इया, और ये जो अक्षर है ना, मा, पा, इन्हें हम क्या कहते हैं इन्हें हम पंचम वर्ण या अनुनासिक, इन्हें हम पंचम वर्ण अनुनासिक, पंचाक्षर नासिक, नासिक वर्ण, इन्हें क्या है कि इन्हें हम मुख और नाक की सहायता से बोलते हैं। इन्हें हम मुख और नाक की सहायता से बोलते हैं। ठीक, तो आज की जो हमारी क्लास थी यहाँ तक थी, यहीं तक थी। आई होप आप सभी को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। जहाँ भी जिसको जो प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक, तो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए यहीं तक। ठीक।